बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, करप्शन से मुतल्लिक बड़ी ख़बर से अपने आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि गज़ब करप्शन की अजब कहानी क्या है और इस मामले पे नया पेंडोरा बॉक्स क्या खुला है। और इस खबर की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस या जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, ख़ास तौर पे मुआहिदा मक्का के बाद जो पाकिस्तान ने आलमी महाज पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस खबर की डिटेल और दीगर ख़बरों की तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, जनाब फ़ारूक एच नाइक साहब। और आप जानते हैं कि जो नाइक साहब हैं वो जजेस तकर्री के जो जुडिशल कमीशन है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदा बतौर रुकन के तौर पे वो शामिल हैं। अच्छा, पीपी की तरफ से तो नाइक साहब हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौर साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। अब बैरिस्टर गौर साहब का हमने क्योंकि नाम लिया है तो उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो प्रोग्राम में हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बैरिस्टर गौर साहब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और ये जो सदमा है बैरिस्टर गौर साहब के लिए, उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। अब जो हम बात कर रहे थे करप्शन की स्टोरी की, फ़ारूक एच नाइक साहब जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास एक और अहम पोर्टफोलियो भी है, और वो ओहदा उनके पास है जो सेनेट की कायमा कमेटी है बराए कानून व इंसाफ की। अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का गुज़िश्ता रोज़ इजलास होता है, जिसमें बुलाया गया था जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब। अब उस कमेटी में जनरल साहब, चेयरमैन नैब साहब पेश होते हैं, तो कमेटी की तरफ से कहा जाता है कि ग़ालिबन आप पहली मरतबा किसी स्टैंडिंग कमेटी में पेश हो रहे हैं। बड़े अहम मुकालमे होते हैं, बड़े दिलचस्प मुकालमे होते हैं। तो चेयरमैन नैब की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब की तरफ से कहा गया कि बतौर चेयरमैन तो मैं कमेटी के सामने पहली मरतबा पेश हो रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कई मरतबा जो मेरे पास पोर्टफोलियो था या मेरे पास जो माजी में डेजिग्नेशन ओहदा था, मनसब था, तो उस सिलसिले में मैं कई मरतबा पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होता रहा हूँ। जब चेयरमैन साहब पेश हुए तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि 2023 में उन्हें चेयरमैन नैब बनाया गया। तो उनका ये कहना था कि उनके दौर में किसी भी शख्स को जो है सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो नैब की तरफ से नहीं बनाया गया। अब जैसे मैंने कहा कि 2023 में नज़ीर अहमद भट्ट साहब की तैनाती होती है, उसके बाद इमरान खान के तोशाखाना 1 का केस चलता है, इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा चलता है। ये दोनों केसेस जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलते हैं। तो चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नैब ने केसेस बनाए थे वो पॉलिटिकल नेचर के नहीं थे। वो चेयरमैन नैब के मुताबिक जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस थे, जिस पर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को जो है वो प्रोसिक्यूट किया गया। ये बात स्टैंडिंग कमेटी में नहीं हुई, लेकिन जब चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो नैब के रेफरेंसेस इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ थे वो सियासी केसेस नहीं थे, बल्कि वो कानूनी मुकदमा थे। लेकिन बहरहाल चेयरमैन नैब से जब ये सवाल पूछा गया कि माजी में नैब क्या करता रहा और जब से आप आए हैं करप्शन में कितनी कमी वाक़ई हुई है, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि माजी का तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ, मेरे मनसब संभालने से पहले नैब में क्या होता रहा मैं उसका जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अपने दौर का जवाबदेह हूँ। और जहाँ तक करप्शन की कमी की बात है कि मेरे आने के बाद करप्शन कितनी कम हुई है, तो चेयरमैन नैब साहब ने ये तो ज़रूर बताया कि 22 कोई बिलियन का जो है वो बजट दिया गया इन 3 सालों में नैब को, और कोई 16 ट्रिलियन बिलियंस की जो है वो मतलब 1600 अरब की जो है उन्होंने कहा कि हमने ये रिकवरी की है।
लेकिन उसके साथ साथ चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि जब मुझसे ये सवाल हो रहा है, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में पूरी कहानी स्टैंडिंग कमेटी की बताने की और समझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कामयाब होऊंगा। तो उसमें चेयरमैन नैब साहब ने कहा कि दरअसल जहां आप करप्शन के खात्मे की बात करते हैं तो मेरे तो हाथ बांध दिए गए हैं और मेरे हाथ पांव बांध के मुझे करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया है। तो चेयरमैन नैब साहब ये कह रहे थे कि जो हालिया दिनों में या हालिया अरसे में जो नैब कानून में तरमीम की गई हैं, उसके नतीजे में नैब के जो दांत हैं वो निकाल दिए गए हैं। इस पर कमेटी मेंबरान की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा है कि आपको करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया है, क्या पूरा पाकिस्तान करप्ट है? और फिर कमेटी अरकान की तरफ से यह भी कहा गया या कमेटी की तरफ से यह कहा गया कि अगर आपको मसाइल आ रहे हैं करप्शन के खात्मे के लिए, क्या आपने तहरीरी तौर पे हुकूमत को कुछ लिखा? तो चेयरमैन साहब की तरफ से कहा गया कि यह कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन कमेटी के इसरार पे चेयरमैन साहब ने बताया स्टैंडिंग कमेटी को कि हमने कहा था कि जो एक कैप लगाई गई है कि 50 करोड़ तक से ऊपर की जो करप्शन है, 50 करोड़ से जो ऊपर की करप्शन है उस पर नैब कार्रवाई करेगा, 50 करोड़ से नीचे की जो करप्शन है वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आती। तो हमारी तरफ से ये कहा गया था, लिख के हुकूमत को दिया गया था कि इस कैप को कम करके 15 करोड़ या 20 करोड़ किया जाए। लेकिन हमारा ये लिखना, हमारा ये कहना उल्टा साबित हुआ, उसका नतीजा उल्टा निकला और मजीद जो है जो कैप था उसको बढ़ा दिया गया। फिर चेयरमैन साहब से कमेटी के अरकान ने कहा कि आप ये जो IPPs के मंसूबे हैं इसकी तहकीकात क्यों नहीं करते? तो चेयरमैन नैब ने स्टैंडिंग कमेटी को यकीन दिलाया, अश्योरेंस दी कि अगर आपकी कमेटी की तरफ से किसी IPP का मामला रेफर किया जाएगा तो उस पर मैं कमेटी को जो है किसी तरीके से मायूस नहीं करूंगा। अब कमेटी का प्रपोजल, कमेटी के प्रपोजल पे चेयरमैन नैब का जवाब, तो फिर कमेटी के एक रुकन कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप अपना काम करें। तो चेयरमैन नैब ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बतौर मुआशरा इतना ही करप्ट मुल्क है जितना कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। और फिर चेयरमैन नैब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब हमारी कोशिश ये होती है कि जो लूटी हुई रकम है, बजाय इसके कि प्रोसिक्यूट किया जाए, रेफरेंस फाइल किया जाए, पहले कोशिश ये होती है कि लूटी हुई रकम की रिकवरी की जाए। तो वो लूटी हुई रकम की रिकवरी जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, हमारा मेन फोकस है कि लूटा हुआ माल जो है वो वापस किटी में जाना चाहिए। फिर चेयरमैन नैब साहब ने यह भी कहा कि मेरा इस इदारे में आके तजर्बा यह हुआ है, उन्हें कहा कि बाखुदा जो सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ बात करता है ना, वो जब पकड़ा जाता है उसके घर से करप्शन का ज्यादा माल बरामद होता है, उसके घर में करप्शन का पैसा ज्यादा निकलता है, ये चेयरमैन नैब ने कहा। और वैसे भी कहा जाता है कि चोर अगर किसी के घर पे वारदात डाले और वहां पे अगर पुलिस आ जाए तो चोर भी वहां पे चोर चोर कहना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली चेयरमैन नैब ने भी वही कहा कि जो लोग करप्शन करते हैं वही करप्शन का ज्यादा जो है वो शोर शराबा करते हैं ताकि जो इदारे हैं उनकी नजरों में ना आए। लेकिन जब ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसके घर से करप्शन का सबसे ज्यादा माल जो है वो बरामद होता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो जजेस की समरी से मुतल्लिक हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ऐवान सदर के माबैन जो डेडलॉक पैदा हुआ है। हमने 2 दिन पहले आपके साथ ये खबर शेयर की कि हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि अगर 15 दिन के बाद समरी वापस नहीं आती तो उस समरी को अप्रूव तस्वर किया जाएगा और जो जजेस की तैनातियां हुई हैं जुडिशल कमीशन के जरिए या जिन जजेस की कंफर्मेशन की गई है, जिनको एक्सटेंशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी कर देगी। अब इस मामले पे आप जानते हैं कि जो एक डेडलॉक है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पटिशन दायर हुई जिस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो महफूज रखा हुआ है। 24 जजेस की ये अपॉइंटमेंट का मामला है। लेकिन अब ये हुआ है, जो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि बजाय इसके कि वजारत कानून या हुकूमत ऐवान सदर के आमने सामने आ जाए और नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी कर दे, उससे पहले बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। तो इस सिलसिले में एक आउट ऑफ द कोर्ट यानी हाई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है। एक कमेटी इजलास जो है मुतल्लिका स्टेक होल्डर ने कल इतवार के रोज़ बुलाया है जिसमें इस मामले का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि अगर वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देती है सदर साहब की मंजूरी के बगैर तो ये भी कहा जा रहा है कि एक डिज़ास्टर होगा। और अगर बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रोल जो है, पॉजिटिव जो नतीजा है वो निकल सकता है। कुछ कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ऐवान सदर की तरफ से भी कहा गया है कि इस मसले का हल निकाला जाए। तो देखते हैं, कल ये मीटिंग होनी है मुतल्लिका स्टेक होल्डर में, उसमें क्या एग्रीमेंट होता है और अगर एग्रीमेंट नहीं होता
तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी, उस पटिशन के काबिल समाअत होने पे हाई कोर्ट क्या फैसला सादिर फरमाती है। अब चूंकि हमने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, इनडायरेक्टली जो जरदारी साहब हैं उनका ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं। गो के जो सदर का ओहदा होता है वो गैर सियासी होता है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना कि उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो चुकी है, और हमने आपको ये बताया था कि उल्टी गिनती वाली जो कहानी है ये चले कि नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मामला था, इसलिए जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वो काफ़ी ऊपर जा चुका था। अब 2 मराहिल में जो नताइज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के आए हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमत के दीगर लोग जिन्होंने ये कहा कि हम सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, फैक्चुअली भी यही पोजीशन है मुस्तफा नवाज़ की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि वफाक में पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, पुरानी उसी तनख्वाह पे काम करेगी जिस तनख्वाह पे उसे मरकज़ में लाया गया था या मरकज़ में उन्हें रखा गया था। तो उल्टी गिनती वाली कोई कहानी नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अपोजिशन को एक और धचका लगा है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि पीटीआई का भी आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया, जिसमें दरअसल इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही बरकरार रखा गया था कि इलेक्शन सिंबल पीटीआई को नहीं दिया जा सकता। तो इसी नोयत का मामला जो एक नई सियासी जमात साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने बनाई थी, उस सियासी जमात जिसका नाम आम पाकिस्तान पार्टी रखा गया था, उसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी लिस्ट कर दिया गया है। और डी लिस्टिंग करने की जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है, उसमें यह पता चला है कि अवाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो नहीं करवाए गए, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर ही उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई करते हुए उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसे ख़त्म करके शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, मुआहिदा मक्का के बाद पाकिस्तान ने आलमी महाज पर और क्या बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो पाकिस्तान की एक और सफारती कामयाबी भी है, पाकिस्तान की एक और आलमी कामयाबी भी है। नाज़रीन, ये जो मुआहिदा मक्का हुआ है, इससे पहले एक डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबैन भी हुआ, और इसी से मिलता जुलता एक मुआहिदा पाकिस्तान ने कुवैत के साथ भी किया, दिफाई तावन का भी। अब उसके बाद जब ये मुआहिदा मक्का की खबर सामने आई, उसमें आपने देखा, ज़ाहिर सी बात है कि इस मुआहिदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार, जो कोशिशें, जो उनकी डेडिकेशन शामिल थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और इस मुआहिदे की तकरीब में जो सऊदी वली अहद हैं, सऊदी अरब के जो वज़ीर आज़म हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैल्यूट किया, तो उसके मतलब रेसिप्रोकेट बदले में जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान थे, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी सैल्यूट किया। यानी वो तो फ़ौजी हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से तो एक मुल्क के बड़े ओहदेदार को, एक तरह के वो सरबराह है, उनको सैल्यूट किया गया। लेकिन फील्ड मार्शल की जो कोशिशें, जो उनकी डेडिकेशन, जो उनकी एफर्ट्स रहीं इस मुआहिदे को लेके, वो पूरी दुनिया के सामने तो चलें जब आनी होंगी आ जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब को तो उस बात का अंदाज़ा है ना। तो उस पर मोहम्मद बिन सलमान ने भी उनको सैल्यूट किया, रेसिप्रोकेट में उन्होंने सैल्यूट किया बाकायदा फील्ड मार्शल को। अब इस कामयाबी के बाद, जिस पर इसराइल और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, देखेंगे, और वहाँ पे मातम का समा है, जो पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़े में सालसी का रोल अदा कर रहा था, उसमें भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब ईरान के साथ ओमान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पिछले दिनों जो दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग हुई, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी साहब की तरफ से, उसमें ज़्यादातर सवाल ये पूछे गए कि वो तो बातचीत अमेरिका की ओमान के ज़रिए, ईरान और कतर के ज़रिए हो रही है, तो क्या पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है? तो ताहिर इंद्राबी साहब ने, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी सालसी के इस प्रोसेस में मुकम्मल तौर पे मौजूद है, और एक जो एक्टिव रोल होता है और जो जिम्मेदार रोल होता है, पाकिस्तान अभी भी अपना मीडिएशन का रोल जो है वो अदा कर रहा है। अब हुआ ये है कि जो नेगोशिएशन पसे पर्दा सफारती कोशिशें चल रही थी, उस पर सदर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ईरान अमेरिका जो जंग है वो जल्द ख़त्म होने जा रही है। सदर ट्रंप का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं, बड़े पॉजिटिव, बड़े मुस्बत ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इन मुज़ाकरात में सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, पल पल की मेरे पास रिपोर्ट आ रही हैं, पल पल की मेरे पास इंफॉर्मेशन होती हैं,
और ईरानी क़यादत बड़ी संजीदगी के साथ अब की मरतबा हमारे साथ बातचीत में जो है वो इंगेज हैं, तो जल्द जो है इस जंग का जो है वो इख्तिताम जो है वो हो सकता है, ये सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे के साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इस मुआहदे की अनाउंसमेंट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मजीद कम हो जाएंगी, बल्कि जंग से पहले की सतह से भी कीमतें जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो यहां पर भी पाकिस्तान का सालसी का रोल है, जिसे दुनिया की तरफ से एक्सेप्ट किया गया, जिसे दुनिया की तरफ से सराहा गया। और अगर आइंदा आने वाले 1 से 2 दिन में, 3 दिन में या आइंदा हफ्ते ये मुआहदा, क्योंकि वो 60 रोज की एक डेडलाइन भी थी, बीच में झड़पें भी हुई, कशीदगी भी हुई, अमेरिका की तरफ से बमबारी भी की गई, ईरान की तरफ से उसका रिएक्शन भी दिया गया, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे थे। और इसमें अगर ये 60 दिनों के कैप के अंदर ये मुआहदा तय पा जाता है तो ये पाकिस्तान की एक आलमी महाज पर एक और बड़ी कामयाबी होगी।